हेलो एवरीवन, आई एम मालविका रानी। वेलकम टू माय चैनल। आइए बच्चों, आज हम पढ़ते हैं 8वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत का चैप्टर 3 बस की यात्रा, जो एक व्यंग्य के रूप में लिखा गया है और इसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। तो आइए इसका हम पाठ पढ़ने से पहले इसका शीर्षक को समझते हैं। शीर्षक है बस की यात्रा। इसका अर्थ होता है जब हम कहीं बस से सफ़र करते हैं, बस की यात्रा करते हैं, तो उन यात्रा के दौरान हम जितने भी अनुभव लेते हैं, अनुभव हमको मिलता है, जो हमको पूरे दिन हम क्या करते हैं, बस का कैसे एंजॉय करते हैं, क्या क्या रास्ते में देखते हैं, कैसे एंजॉय करते हैं, उन सभी यात्रा की बातों को हम अपने लिखते हैं उसको। तो इसी को कहते हैं बस की यात्रा वृत्तांत। ये मतलब यात्रा की सारी उन बातों को हम लिखते हैं जो जिसको हमने अनुभव किया है। तो आइए हम पाठ को पढ़ते हैं। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। लेखक कह रहे हैं कि लेखक अपने 5 मित्रों के साथ कहीं जाने का प्लान किए और 4 बजे वाली बस से वो जाने का प्लान किए। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। पन्ना और सतना जो शहर है वो मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो पन्ना से लेखक पन्ना से बस पकड़ रहे थे और बोल रहे थे कि यहाँ जहाँ से वो बस पन्ना से वो बोल रहे थे कि सतना के लिए 1 घंटे बाद बस मिलेगी, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। वहाँ सतना से उनको जबलपुर के लिए ट्रेन पकड़नी थी। सुबह घर पहुँच जाएंगे, और वो कह रहे थे कि सुबह घर पहुँच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। लेखक कह रहे हैं जो 4 मित्रों के साथ वो सफ़र कर रहे थे, तो उनमें से वो, लेकिन में से जो 2 हमारे साथी मित्र हैं, उनको उनमें से सुबह को 2 को सुबह ऑफिस ज्वाइन करना था, ड्यूटी ज्वाइन करना था। और जो वहाँ पर समझदार लोग थे वो कह रहे थे, बस स्टॉप पे जो कुछ लोगों से बातचीत किए तो उनसे वो लोग कह रहे थे कि इस बस जो 4 बजे वाली बस है, उनसे समझदार लोग सफ़र नहीं करते हैं। तो वो जो लेखक थे और उनके 4 मित्र पूछने लग गए हैं कि क्यों भाई नहीं सफ़र करते हैं इससे, क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? तो लोगों ने बोला वहाँ पे कि नहीं, ये तो बस ही डाकिन है। मतलब बस काफ़ी पुरानी बस है और वो इसीलिए मतलब बस पे शक है कि ये बस सफ़र कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, कुछ हो जाएगा बीच में ही, इसलिए ऐसा कहा गया है। बस का यहाँ फ़ोटो देख रहे हैं, बस काफ़ी पुरानी है, इसका ही वर्णन किया गया है इसमें। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इसे सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी। बस पर सवार कैसे हुआ जा सकता था? लेखक कह रहे हैं कि बस की इतनी उम्र हो चुकी थी कि उनको लोग श्रद्धा भाव से, श्रद्धा उम्र पड़ी, मतलब श्रद्धा मतलब उनके प्रति एक प्रेम, एक श्रद्धा जाग पड़ी कि ये इस बस ने तो काफ़ी सर्विस दे चुके हैं, इसको तो आराम करना चाहिए था, इतने पुराने हो चुके हैं। और खूब वयोवृद्ध थी। वयोवृद्ध का मतलब काफ़ी पुरानी हो चुकी थी बस। और सदियों के अनुभव के निशान, जैसे सदियों से बस चले हुए थे ना, तो उनमें स्क्रैचेज, टूटी फूटी, उनकी जो कांच वगैरह था वो सब टूटी हुई सी, यही जो बोल रहे हैं कि सदियों के अनुभव का निशान ये लिए हुए थे। लोग इसलिए इस पर सफ़र नहीं करना चाहते थे क्योंकि ये बहुत वृद्धावस्था में थे, मतलब ये बहुत पुराने हो चुके थे, इसलिए उन पर सफ़र करना नहीं पसंद करते थे। और कह रहे हैं लेखक कि ये बस तो इतनी पुरानी हो चुकी थी कि इनको तो आप पूजा करनी चाहिए, मतलब इसको बस स्टॉप पे रख देनी चाहिए और इनको पूजा करनी चाहिए। उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता, मतलब इतने पुराने बसों पे कैसे सवार हो। आगे पढ़ते हैं। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी? जो
बस कंपनी के एक स्टाफ थे, वो भी उसी बस से सफ़र कर रहे थे। तो लेखक उनसे बातचीत किया और पूछे कि यह बस चलती भी है क्या? मतलब बस इतनी पुरानी हो चुकी थी, जो उन पे उनको शक हो रहा था कि बस चलती भी है, कैसे चलेगी, अपने आप चलेगी या इसको धक्का दे के चलाना पड़ेगा। काफ़ी सारे मन में सवाल उठ रहे थे कि बस की हालात देख के काफ़ी सारे सवाल उठ रहे थे। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर जाएगी। लेखक कह रहे हैं कि गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलेगी। लेखक कह रहे हैं कि ये तो गजब की बात है, इतनी पुरानी बस अपने आप कैसे चल सकती है, इसको तो धक्का दे के ले जाना पड़ेगा। मानो लगता है कि इसको धक्का दे के ले जाना पड़ेगा। फिर उनमें से उनके जो एक मित्र थे, जो डॉक्टर थे, वो कह रहे हैं कि अरे चलो, डरो मत, ये अनुभवी बस है। मतलब अनुभवी मतलब काफ़ी सालों से ये चल रही है, चल चुकी है, तो ये अनुभवी है, इनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है। और ये नवी नवेली जो नए बसें होते हैं ना, उनसे काफ़ी विश्वसनीय है, क्योंकि इनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है, ये अनुभवी ज़्यादा है, इसलिए ये विश्वसनीय है। और कह रहे हैं लेखक, वो जो उनके मित्र हैं, वो कह रहे हैं कि ये हमें अपने बेटे की तरह ले जाएगी, अपने गोद में लेकर। आगे देखते हैं। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर सभी को मतलब जाना ही है, आदमी को कुछ करने के लिए एक निमित्त चाहिए। लेखक कह रहे हैं कि हम सभी मित्र और हम सभी बैठ गए। जो हमें छोड़ने आए थे स्टेशन पे, वे इस तरह देख रहे थे जैसे कि हमें अंतिम विदाई दे रहे हैं। अंतिम विदाई मतलब जब कभी मर जाते हैं कोई, तो उनकी अंतिम यात्रा पे अंतिम विदाई देते हैं, उस तरह से उन लोगों को महसूस हो रहा था कि जो उन्हें छोड़ने आए थे वो हमें अंतिम विदाई दे रहे हैं। और कह रहे हैं आना जाना तो लगा ही रहेगा, जो आया उसको जाना है। इसका मतलब ये हुआ कि कह रहे हैं कि मतलब जो भी आया है उसको तो मरना ही है, जो जन्म लिया उसको मरना ही है, राजा रंग सभी को मरना है, जितने भी आदमी जन्म लिए सभी को मरना है। और जो आदमी को कुछ करने के लिए एक निमित्त चाहिए। कुछ का मतलब होता है कि मतलब मरने का एक निमित्त, मतलब एक बहाना होता है कि कोई भी आदमी मरता है तो उसके मरने के पीछे कोई ना कोई कारण लगा हुआ रहता है कि किस कारण से वो मर गया है। जैसे कि किसी को हार्ट अटैक हो जाता है, कोई किसी भी बीमारी से मर जाता है, कोई एक्सीडेंट से ही मर जाता है। इस तरह से बहुत सारे मरने के कारण लग जाते हैं, किसी कोई भी आदमी मरता है तो। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। लेखक कह रहे हैं कि जो इंजन था वो सचमुच स्टार्ट हो गया, और जैसे लग रहा था कि सारी बस ही इंजन है। मतलब जहाँ पे इंजन होती है वो थोड़ा सा वाइब्रेट होता है बस में, वो कैबिन में जो इंजन होती है, तो जब इंजन स्टार्ट होता है तो वहाँ पे थोड़ा सा वाइब्रेशन होता है। और जब ये बस थी तो ये बस पूरी ही बस वाइब्रेट कर रही थी, मतलब हिल रही थी। तो लेखक कह रहा है कि मानो कि पूरी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। और जो बहुत कम कांच जो बस का था, खिड़की में जो कांच लगी होती है, आगे पीछे कांच लगी होती है, वो उनमें से काफ़ी सारे टूट चुके थे, बहुत कम ही बचे थे। और लेखक कह रहे जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हमें बचना था मतलब हमें वो कांच लग ना जाए, हमें कहीं पर कट उठ ना जाए कांच से लग के। ऐसा महसूस हुआ तो फ़ौरन खिड़की से दूर हो गया। इंजन चल रहा था और हमें लगा कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। लेखक कह रहे थे कि उन लोगों को ऐसा महसूस हो रहा था कि लग रहा था कि मानो हमारे सीट के नीचे ही इंजन लगा हुआ है, इतना ज़्यादा बस वाइब्रेट कर रहा था। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। लेखक कह रहे कि बस तो सचमुच चल गई, और ऐसा मानो लग रहा है कि जैसे कि ये बस असहयोग आंदोलन हुआ था ना भारत में, और सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, तो इसके बारे में बात कर रहे हैं कि मानो कि इस समय बस जो है जो काफ़ी उसमें जवान रही होगी और उसमें भागीदार रहे होंगे। जो असहयोग आंदोलन है उसके बारे में थोड़ा मैं आपको बता दूं। जो हमारा असहयोग का मतलब होता है सहयोग न देना, मतलब सहयोग न करना। तो जो ब्रिटिश का शासन था हमारे देश में, तो उस समय जो ब्रिटिश शासन का जो भी नियम निकलता था, कानून बनाते थे वो, तो उसमें गांधी जी इनका मेन नेता थे, तो उनका कहना था कि हम उसका सहयोग नहीं करेंगे।
और सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब है जैसे कि सविनय, जैसे कि हम प्रार्थना पत्र लिखते हैं हिंदी में तो शुरू करते हैं ना सविनय से, तो मतलब विनम्रतापूर्वक सविनय से हम उनका जो आज्ञा है उसका पालन नहीं करेंगे, विनम्रता से उनका विरोध करेंगे, ये होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब। आगे देखते हैं। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। लेखक कह रहे कि असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन से ही उनको ऐसा मानो कि सहयोग, उसको ट्रेनिंग मिल चुकी थी कि वो सहयोग नहीं करना चाहते हैं। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था, जो बस का हर हिस्सा था वो एक दूसरे से असहयोग कर रहा था, मतलब साथ नहीं दे रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। ऐसा मान लग रहा था कि जो पूरी बस है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था, जो सीट था वो बॉडी से का साथ नहीं दे रहा था, असहयोग का मतलब साथ नहीं दे रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। इसमें लेखक कह रहे हैं कि जो असहयोग आंदोलन की तरह बस चल रही थी, मतलब बस का कोई भी पार्ट एक दूसरे का साथ नहीं दे रहे थे, और जैसे लग रहा था कि मानो हम सीट पे बैठे ही नहीं हैं, आगे पीछे हमेशा हो रहे हैं, जैसे लग रहा है कि हम सीट पे बैठे हैं, मेरे ऊपर सीट बैठा हुआ है, कुछ ऐसा लग रहा था। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी डालती है। लेखक कह रहे कि एकाएक बस रुक गया और पता चला कि बस के इंजन में टंकी में छेद हो गया है। तो ड्राइवर क्या किया कि बाल्टी में पेट्रोल उसका निकाल लिया सारा और इंजन के पास नली डाल के, एक पाइप डाल के इंजन में पेट्रोल भेजने लग गया, और इस तरह से बस चल रहा था। तो लेखक कह रहे हैं कि अब ऐसा होगा कि जैसे कि इंजन को जो इसका हिस्सेदार है, मतलब उसका जो पार्टनर है, वो सारी पूरे इंजन को अपनी गोदी में रख लेंगे और उसमें इस तरह से पेट्रोल डालेंगे जैसे गोद में माँ बच्चे को लेके दूध पिलाती है, इस तरह से लग रहा था, महसूस हो रहा था। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उससे किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। लेखक कह रहे जो बस की रफ्तार थी थोड़ी तेज हुई, 15-20 मील हो गई थी, और मुझे उसे किसी के हिस्से पर भरोसा नहीं था। जो बस का किसी भी पार्ट, कोई भी पार्ट पर उनको कोई भरोसा नहीं था। कभी उनको लग रहा था कि कभी ब्रेक भी फेल हो सकता है, स्टीयरिंग भी टूट सकता है, और प्रकृति तो बहुत सारे सुंदर लग रहे थे, लुभावने लग रहे थे, और दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे, लेकिन पेड़ों से उनको डर लग रहा था कि शायद कहीं ये बस पेड़ से टकरा जाएगी। और जब एक पेड़ निकल जाता तो फिर दूसरे पेड़ से डर लगने लगता है कि तो कहीं दूसरा पेड़ आएगी, उससे कहीं बस तो टकरा जाएगी। और कहीं पर झील भी दिखते उससे भी डर लगता है कि कहीं इसमें बस जाके न गिर जाए, गोते न लगा दे, मतलब डूब ना जाए। इस तरह से उनको काफ़ी डर लग रहा था। जो नेचर का वो लोग मज़ा नहीं ले पा रहे थे, काफ़ी डरे हुए थे। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। बस एकाएक फिर से रुक गया था, किसी वजह से कुछ खराबी आ गई, फिर बस रुक गया। ड्राइवर ने तरह तरह की उसमें ठीक करने की प्रयास कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन मतलब कि वो सविनय जो होता है कि सविनय से मतलब विनम्रतापूर्वक आज्ञा का पालन नहीं करना, वो शुरू हो गया था। कंपनी के जो हिस्सेदार थे वो कह रहे थे कि बस तो फर्स्ट क्लास है जी, और ये तो एक जो मतलब ख़राब हो गया उसको एक इत्तेफाक बता रहे हैं कि ये तो होते रहता है, इत्तेफाक से ख़राब कुछ तो होते ही रहता है, ये सब तो थोड़ा चलते ही रहता है, बस उसमें इत्तेफाक से ख़राब हो गया है।
छीन चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि इस बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियावान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। लेखक कह रहे हैं कि छीन चांदनी मतलब जो चांदनी रात होती है ना, उसमें वृक्ष की छाया के नीचे जो बस थी वो काफ़ी दयनीय लग रही थी। मतलब उनका स्थिति काफ़ी ख़राब लग रहा था, बुरा हाल लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि मानो एक वृद्धा व्यक्ति थक कर बैठ गई है। और जो सभी मतलब लेखक कह रहे हैं कि हमें ग्लानि हो रहा था कि हम इस बूढ़ी बेचारी पे मतलब इस पुरानी इतनी सी पुरानी बस पे लद कर हम जा रहे हैं। अगर कहीं ख़राब हो गया, कहीं इसका प्राणांत हो गया तो हमें इस बियाबान में, बियाबान का मतलब होता है इस एकांत जगह में हमें इसका अंत्येष्टि का मतलब होता है अंतिम संस्कार। जो होता है कोई आदमी मर जाता है तो अंतिम संस्कार करना पड़ता है, उसी को अंत्येष्टि कहते हैं। तो लेखक कह रहे हैं कि इस बियाबान में अगर बस का प्राणांत हो गया तो हमें इसका अंत्येष्टि करनी पड़ेगी, अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली, इसकी चाल और कम हो गई। अब हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ उसको ठीक किया तो बस में कुछ सुधार हुआ और बस चलने लग गई और बस की चाल जो थी वो पहले से भी कम हो गई। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। लेखक कह रहे हैं जो धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति चली गई, मतलब जो बस की लाइट होती है ना, आगे की लाइट, वो भी टिम 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 करने लग गई। मतलब उसकी भी रोशनी जाने लग गई, उसमें भी रोशनी ख़त्म होने लग गई। चांदनी रात थी, चांदनी रात की रोशनी में मानो कि बस रेंगते हुए रेंगते हुए चली जा रही है धीरे धीरे। और आगे पीछे से कोई भी बस आती तो ये बस साइड में खड़ी हो जाती और मानो कहती कि निकल जाओ बेटी, अपनी तो ये उम्र ही नहीं रही, मतलब हम तो बूढ़े हो चुके हैं, पुराने हो चुके हैं, जाओ तुम निकल लो पहले। इस तरह से लग रहा था। एक पुलिया के ऊपर पहुँचे ही थे। पुलिया मतलब होता है पुल, जो किसी नदी पे या बड़ी नाली पे पुल बना होता है ना, उसी को पुलिया कहते हैं। पहुँचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। फिस मतलब पंचर हो गया, फिस करके बैठ गया। वो बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई, मतलब बहुत ज़ोर से गाड़ी बस हिला और थम गई, मतलब रुक गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। अगर बस की स्पीड ज़्यादा तेज़ होती तो वो नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। श्रद्धा भाव मतलब यहाँ पर बैंक के रूप में कहा गया है कि श्रद्धा भाव से देखा, क्योंकि इतनी पुरानी बस को वो चला रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, रिपेयरिंग नहीं करवा रहे हैं। वह टायरों की हालत जानते हैं और फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफ़र कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। लेखक कह रहे हैं जो वो उसका हिस्सेदार था, बस का हिस्सेदार था, वो बस में सफ़र कर रहे हैं, उनको तो बस की हालत पता है कि बस कितनी ख़राब है, काफ़ी साल पुरानी है और इसका रिपेयरिंग भी सही से नहीं हो रहा है। सबको जानते हुए अपनी जान को हथेली पर लेके ये चल रहा है। और लेखक कह रहे हैं कि जो इसका ये बलिदान है ये तो बहुत महान है, इसको तो किसी नेता, क्रांतिकारी नेता में होना चाहिए था। इतने महान है, इतने बलिदान की भावना ये रखते हैं कि मरने से डर नहीं है। मतलब इतनी पुराने बस पे चल रहे हैं तो इनको तो अपने जान से फिक्र ही नहीं, जाने की फ़िक्र नहीं है, तो इनको किसी क्रांतिकारी आंदोलन में होना चाहिए था। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतज़ार करते, कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला। लेखक कह रहे हैं कि अगर बस नाले में गिर जाती तो हम सभी मर जाते और सभी मर जाते तो फिर जो देवता है वो हमारे बाहें पसार के हमारा स्वागत करते हैं। मतलब
एक व्यंग्य के रूप में लिया गया है कि जो इतने लोगों को इस पुराने बस में सफ़र करवा रहे हैं, मरने का मतलब उनको चिंता नहीं है कि बस तो कभी भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है और सभी आदमी मर सकते हैं। ये सबको नज़रअंदाज करते हुए इस इतने पुराने बस को जो बस का हिस्सेदार है वो चला रहा है। इसलिए व्यंग किया गया है कि अगर भगवान वहाँ पर होंगे तो हमें बाहें पसार के स्वागत करेंगे कि एक प्राण दे दिए और बस का रिपेयरिंग नहीं करवाया और एक टायर भी नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। अब जो बस का टायर चेंज हुआ वो भी टायर पुराना ही था। फिर पुराना टायर घिसी हुई टायर को ही लगाया गया बस में। फिर बस वक्त पर बस चलने लग गई और हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दिया। लेखक कह रहे हैं कि बस इतनी धीरे चल रही थी और थोड़ी थोड़ी देर पे ख़राब हो रही थी, कुछ न कुछ बिगड़ जा रहा था बस का। तो लेखक कह रहे हैं कि हमने पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी, मतलब उनको लग रहा था कि अब हम पन्ना कभी पहुंचेंगे ही नहीं। उन्होंने अपना उम्मीद छोड़ दिया था। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। अब लेखक कह रहे हैं कि पन्ना क्या, मतलब पन्ना क्या हम जाएंगे, हम तो कहीं भी और कभी भी पहुंचने की, मतलब कहीं भी हम नहीं पहुंचेंगे और कभी भी नहीं पहुंचेंगे। लगता था ज़िंदगी इसी बस में गुजारनी है। लेखक कह रहे हैं कि आप लगता है मानो पूरी ज़िंदगी इसी बस में गुजारनी है और सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। उस लोक मतलब हम आप पूरी ज़िंदगी इसी बस में जाएगी और हम अब इस बस से ज़िंदा वापस नहीं लौटेंगे। अब मर के हमें उस लोक में ही जाना है। सारी उम्मीदें छोड़ दी थी। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं थी। अब लेखक कह रहे हैं कि इस पृथ्वी पर हमारी कोई मंजिल नहीं है, हमें तो अब मरना ही है। ऐसा मानो लग रहा है कि अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, हम बच नहीं सकते इस बस से। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गया था। अब जो हमारी बेताबी थी पन्ना पहुंचने की वो ख़त्म हो गई थी और जो चिंता था वो भी हमारा ख़त्म हो गया था। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरफ बैठ गए। अब लेखक कह रहे हैं कि अब तो हम सोच ही लिए थे कि ये बस हमें पहुंचाने वाली नहीं है, थोड़ी थोड़ी देर पे ख़राब हो रही है, तो हम उम्मीद सब छोड़ दिए थे। तो अब हम क्या किए कि इत्मीनान से घर की तरफ बैठ गए। जैसे घर में अब हम बैठते ना आराम से सारी चिंता छोड़ के, तो उसी तरह अब लेखक कह रहे हैं कि अब हमने सारी चिंता छोड़ के इत्मीनान से घर की तरफ बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। लेखक कह रहे हैं कि चिंता तो ख़त्म हो गई हमारी, अब हम चिंता करना छोड़ दिया कि हम कभी भी और कहीं भी पहुंच पाएंगे और हंसी मजाक चालू हो गया। मतलब एंजॉय करने लगे और हंसी मजाक चालू हो गया। हंसी मजाक बातें करने लगे आपस में और सारी चिंता छोड़ दी। उन्होंने अपना मंजिल पर पहुंचने की उम्मीदें छोड़ दी। तो ये एक व्यंग्य के रूप में लिखा गया है और हरिशंकर परसाई ने इसको लिखा। तो धन्यवाद बच्चों, आपको मैं ये पार्ट अच्छे से समझा पाई हूँ। अगर अच्छे से आपको मैं समझा पाई हूँ तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।